जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू क्रिकनेट। और क्रिकनेट आपके लिए लाता है जो प्रेजेंट और पास्ट के अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात कराता है। आज भी हमारे असद भाई जो हैं, उन्होंने एक प्लेयर को इनवाइट किया हुआ है और उनकी तरफ स्ट्रेट अवे चलते हैं कि उन्होंने आज किस प्लेयर को यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जुवेद भाई, और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो मेहमान है आज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए से, इस वक्त टेक्सास में रहते हैं और इनकी पैदाइश है नवंबर 4 1967। इन्होंने डेब्यूट फर्स्ट क्लास का किया 1980। 295 फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुके हैं, 17,000 रन्स और 367 विकेट्स, और अंडर 25 को लीड किया हुआ इन्होंने एक विनिंग ट्रॉफी, साक विनिंग ट्रॉफी के लिए इंडिया को बीट करके, और उसमें फाइनल में इन्होंने 91 रन भी किया अगेंस्ट इंडिया। और इनका टेस्ट डेब्यूट हुआ 7 नवंबर 1986 को अगेंस्ट माइटी वेस्ट इंडीज। और ये इनका कैप नंबर था 105। 25 टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, 66 ओडीआईज खेले हैं। लास्ट टेस्ट 1997 में खेला अगेंस्ट श्रीलंका, और लास्ट ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड खेला 1996 में। और इनका पीक टाइम ऐसा था ऑस्ट्रेलिया में, ये इन्होंने एक ओडीआई सीरीज खेली जिसमें इनको 6 मैचों में इनकी एवरेज थी 214, ये ऑस्ट्रेलिया में थी। और पाकिस्तान क्रिकेट के मैंने बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जबरदस्त बॉलर मुश्ताक अहमद और नाम ले, वो इनसे घबराते थे इनका सामना करने से। अच्छा। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मेरे हाथ में बॉल नहीं है और इनके हाथ में बैट नहीं है, कि हम एक दूसरी साइडों पे बैठे हुए हैं। सही है। तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे मेहमान हैं आसिफ मुजतबा। अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मौला का। जी आसिफ भाई, मैं स्टार्ट लेता हूँ कि आपने जो क्रिकेट है वो शुरू की, कैसे शुरू की, आपको किसने इंस्पायर किया, किस प्लेयर के बारे में आप सोचते थे कि यार मैं भी ऐसा क्रिकेटर बनूं, तो आपकी फैमिली जो है उसने आपको कितना एनकरेज किया और कैसे आप यानी कि फर्स्ट क्लास और पाकिस्तानी टीम तक पहुंचे? मतलब ये तो बड़ी, आपको पता है कि जब एक पाकिस्तान टीम में पहुंचना होता तो एक बड़ी लंबी जो है ना वो मंजिल तय करनी पड़ती है, बड़ा लंबा सफर करना पड़ता है। जो क्रिकेट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाकिस्तान को पता है सारे जो है वो गली मोहल्ले क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ खेलते हैं, फिर वहाँ से आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, फिर क्लब में जाते हैं, फिर इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी जो क्रिकेट स्टार्ट हुई वो यही है कि भाई एम एज यूजुअल गली मोहल्ले से क्रिकेट स्टार्ट हुई, वहाँ से खेले, फिर नाज़मा में जो कि क्रिकेट का, वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की। जेम खान ग्राउंड, वहाँ हमारा होम ग्राउंड था, वहाँ पे बैक इन 1977-78 एक कैंप लगा था, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे मैं मोहल्ले क्रिकेट एज ए बैट्समैन खेलता था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, तो मुझे बॉलिंग का मौका मिला करने। तो मैं एज ए, जो उस वक्त मैंने क्रिकेट शुरू की, मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग शुरू की थी। लेकिन मेरा जो जब अपने मोहल्ले की टीम में खेलता था, मैं मेनली ओपनिंग बैट्समैन करता था। लेकिन एज वाइज की वजह से बस मैं हुआ 11 साल का, तो मुझे, क्योंकि डेफिनेटली जो टीम थी वो अंडर 19 का कैंप था एक्चुअली वो, तो मैं बस मुझे उसमें फील्डिंग करता था जाके। मैं इत्तेफाक से एक दफ़ा बारिश हो गई, तो बहुत सारे प्लेयर नहीं आए उसके, लेकिन मैं पहुंच गया था। तो वो कहते भाई कोच ने, उस वक्त हमारे कोच थे उस वक्त, एक है मजीद सवाल, उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उन्होंने कहा चलो भाई आज बॉलर का मैं तुम बॉलिंग शुरू कर दो। तो मैंने लेफ्ट आर्म से भी बॉलिंग शुरू कर दी। तो वो इत्तेफाक से इतनी अच्छी लगी उनको कि उन्होंने कहा अच्छा भाई ये तो बड़ा काफ़ी यूज़फुल है। फिर मुझे उन्होंने एक जो उस वक्त उन्होंने कराची में 7 जगहों पे इस तरह के अंडर 19 कैंप्स लगे थे। तो हमारा पहला मैच हुआ जो सिटी सेंटर सदर का जो इलाका है, उस इलाके जो वो जगह थी, वहाँ कैंप था, उसमें उसकी टीम से मैच था, वो नाज़िम खान ग्राउंड पे। तो उन्होंने मुझे मैच खिलाया उन्होंने। तो वहाँ मैंने एज लेफ्ट आर्म स्पिनर, 1978 की बात है, लॉन्ग टाइम अगो, तो मैंने 5 विकेटें हासिल की। तो उसके बाद फिर मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गया। बाय द टाइम 1980 तक मैं खेलता 81 तक। ये था कि हाँ मेरे पास टैलेंट है बैटिंग का, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त मैं छोटा इतना था कि वो उस लेवल पे मैं नहीं आ पा रहा था। तो 81, 82, 83 के बाद से मैं जोन अंडर 19 वगैरह खेलता रहा। उसके बाद डेफिनेटली स्कूल, इंटर स्कूल क्रिकेट खेली, क्योंकि ये इंटर, जैसे आजकल पता है कि पाकिस्तान में ये स्कूल क्रिकेट जो है ना
वो जो है वो नहीं है और काफ़ी अरसे से। लेकिन हमने जब क्रिकेट इंटर स्कूल खेली, उसमें स्कूल वाले भी जो है ना मोस्टली स्कूल इंटरेस्ट लेते थे और हम अपनी टीमें बनाते थे, हमें सपोर्ट किया जाता था खेलने के लिए। सही। मतलब इवन जब मैं अपने स्कूल में था, मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना? और यानी कि मेरा जो नाज़िम जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड था, वहाँ पे मेरे स्कूल से 5 मिनट के वॉक पे था। तो मैं जब हमारे, क्योंकि आपको पता है कि असद एक पाकिस्तान में तो यार कोई वीकेंड में थोड़ी क्रिकेट होती है, वहाँ तो हम तो वीकडेज़ में क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं ना। जी बिल्कुल तो सही। वीक में जब मैच होते थे तो मैं 10 बजे मैच शुरू होता था, मैं 9 साढ़े 9 तक मैं स्कूल अटेंड करता था। वहाँ से सीधा मैं ग्राउंड पहुँच जाता था, वरना उस वक़्त तो स्कूल में आपको छुट्टी भी नहीं मिलती थी। आजकल तो बड़ा ईज़ी काम हो गया ना। सही इवन बात। तो वो बड़ा हेल्प किया। फिर क्लब है, फिर उसके बाद कॉलेज क्रिकेट में आया, इस्लामिया साइंस कॉलेज से क्रिकेट खेली। तो वो जब चीज़ें, ज़्यादातर आप कराची में खेलते रहे? हाँ, मैं कराची में बिल्कुल ऑफ कोर्स, जी, जो मैं क्रिकेट स्टार्ट की कराची से स्टार्ट की। और डेफ़िनिटली इन सब चीज़ों के पीछे जो होता है कि मेरे फैमिली में क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका बड़ा शौक था। उनकी सपोर्ट की वजह से उस वक़्त आपको पता है कि ऐसा कोई वो उस वक़्त ये पैशन होता है कि आपने क्रिकेट खेलनी है, अपने इलाके को खेलना है, ज़ोन में खेलना है, कराची में खेलना है, एजुकेशन बोर्ड में खेलना है या यूनिवर्सिटी में खेलना है, वो बड़ा बड़ा मतलब एक प्राउड फ़ील किया जाता था कि आप खेलते हैं। सही। उस वक़्त पैसे या उस वक़्त ये लालच नहीं होती थी कि हमने पैसों के लिए खेलना है उसके लिए, क्योंकि उस वक़्त तो इतना पैसा था ही नहीं, ठीक है? सही। तो वो फ़ादर ने इस चीज़ को देखते हुए पूरी फुल आउट सपोर्ट की है। इसकी वजह से मैं क्रिकेट खेला, वरना मेरे साथ जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो मेरे ही लेवल के थे, ठीक है ना? और अगर वो खेलते तो मेरे जैसे प्लेयर बनते या मेहनत करते, वो था। लेकिन उन्होंने क्या कि वो कोई उनको फ्यूचर नज़र नहीं आया, उनको फैमिली बैक की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, तो नहीं खेल पाए क्रिकेट, नहीं छोड़ दी क्रिकेट बीच में। तो सही। जब आप स्टार्ट करते हो, आपका लेवल बहुत सारे प्लेयर आपके ही लेवल के होते हैं सारे। तो बिल्कुल ये सही। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फिर क्लब क्रिकेट से फिर स्टार्ट हुआ, फिर कॉलेज क्रिकेट हुई। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बगैर सपोर्ट के आप नहीं कर सकते, खेल सकते आप क्रिकेट, उस वक़्त नहीं खेल सकते थे क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, सामान खरीदने के पैसे नहीं होते थे किसी के पास। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो वक़्त कोई ना बड़े कोई आके बड़े मुश्किल वक़्त होते थे वो। हाँ, कोई ना कोई आके जो वो सपोर्ट कर सकता था। मैं समझता हूँ जैसे कॉलेज में हम थे, इस्लामिक कॉलेज में, हमारे प्रोफ़ेसर थे सिराजुल इस्लाम साहब, अल्लाह उनको जान नसीब करे, मतलब हमको वो रिक्रूट हम लोग वो इस कॉलेज रिक्रूट करता था अच्छे प्लेयर। फिर जब हम जाते थे तो अच्छे प्लेयरों को वो जो है ना क्रिकेट इक्विपमेंट भी कॉलेज की तरफ से दिया जाता था, वहाँ सपोर्ट करती थी। सही है। ठीक, तो इस तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर जब कराची में एक आपने बड़ा नाम सुना होगा यूटी स्पोर्ट्स का, ठीक है जी, ना? जी। हाँ अबरार जी। अबरार अबरार होता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो सबसे पहला जो एक कोई चीज़ मुझे जो एक स्पॉन्सर करने हो तो वो अबरार था, यूटी स्पोर्ट्स वाला। मतलब ये चीज़ें होती हैं कि कोई ना कोई आपको जो है ना वो मिल जाता है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर देता है। तो सही ये है। बहुत सारी चीज़ें, एक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ मैं अब तनहा मैंने ये काम किया। नहीं, आपके कामयाबी में तो या आपकी बिल्कुल बहुत से बहुत सारे एलिमेंट्स जो है बगैर हाथ होते सपोर्ट के तो कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल हैं। आपसे जी, जी, भट्ट साहब। आप तो अकेले वेरी ऑफ यू आसिफ भाई, आप सब लोगों को याद कर रहे हैं अपनी कामयाबी में, तो वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। जी, अच्छा, आप 19 साल के थे गालिबन जब आप टेस्ट डेब्यू किया आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो जी। क्या फीलिंग थी आपकी? को आपको पता कि आप मेलकम मार्शल, कोर्टनी वॉश, टोनी ग्रे, इतने बड़े नाम थे, डेंजरस बॉलर्स थे, उनको फेस करने वाले हैं और आपसे ओनली 19 इयर्स ओल्ड है। कैसे आपने अपने प्रेशर को ओवरकम किया? यार पता क्या है, देखो जितनी चीज़ें कम पता होती है तो प्रेशर कम होता है। मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है ना? अभी तो 2-3 साल हुए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है? और मतलब मैं बड़ा लकी कि 2 साल के बाद मुझे चांस मिल गया। वो भी इसलिए चांस मिल गया कि हुआ ये था कि डेफिनिटली मैंने परफॉर्म किया 2 सीज़न में, तो उन्होंने वो साइड मैच में मुझे गेम दिया, पिंडी में, रावलपिंडी में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो वहाँ मैंने 64 रन्स बनाए उसमें मैंने, ठीक है? परफॉर्मेंस हुई। फिर इत्तेफाक से पहले टेस्ट मैच में सलीम मलिक का जो है ना वो हैंड जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया। अब उनको एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, तो उन्होंने फिर एक बीच में एक और मैच था साहिवाल में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच एक और था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ चेक करने के लिए दोबारा उसमें दिया, तो उसमें मैंने 70 नॉट आउट किए। तो उन्होंने चलो इसी मतलब चांस देता हूँ। उन्होंने मतलब ये नहीं देखा कि मैंने 2 साल हुए हैं या मुझे कितने क्रिकेट खेले हुए हैं कि फॉर्म में इसको खिला दो। तो अभी आप जब 2 साल 3 साल हुए होते हैं क्रिकेट खेले, तो आपको अभी क्रिकेट की नॉलेज इतनी नहीं होती कि क्या होता है। तो यकीन करें कि मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बस प्रेशर था, हाँ भाई मैच खेल रहे हैं, किसी ने मैच लिया। हाँ, अगर ज़्यादा क्रिकेट खेली होती तो आपको जब सारी चीज़ें पता चल जाती थी, फिर आप जो है ना हर चीज़ के डीप में जाते हो, तो फिर क्या होता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जब चीज़ का पता ही नहीं हो ना, तो फिर आप कहते हैं यार आउट ही होंगे या खेलेंगे, करेंगे। तो वो फीलिंग नहीं आई थी कि ऐसे प्रेशर वाली, यकीन करें। अच्छा 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 अच्छा। जी, और उसके अलावा आप के आइडियल जब आप क्रिकेट सीख रहे थे आसिफ भाई, तो आपके आइडियल ये इमरान खान, मोहसिन खान, जावेद मीर, ये तो बड़े नाम थे उन दिनों में, और कैसे लगा आपको उनके साथ खेलना?
नहीं बड़ा देखे, मैं बताऊँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बात तो जब मैंने आपने मुझसे जावेद साहब ने पूछा कि आपने किसको इंस्पायर हुए, हुआ है कि मेरा नाम भी आसिफ था, हमारे टीम में जो आसिफ इकबाल थे, बड़े अच्छा। बड़ा नाम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो उनको बड़ा बड़ा शौक था, मैं उसको उनको फॉलो करता था, ठीक है ना, आसिफ इकबाल को, ठीक है। तो जब वो उसको देखते रहे, फिर 1976 में जावेद मियां भाई जाके आ गए टीम में, ठीक है ना, तो वो दोनों साथ खेलते रहे। तो उसके बाद भी जावेद भाई को फॉलो करते रहे, भाई इंस्पायर होते रहे कि यार ये ऐसी बैटिंग होनी चाहिए कि जैसे एंकर टीम का जैसे होता है ना, आपके टीम को लेके चलना, जब आप बैटिंग कर रहे हैं आप कमांड में, तो फिर टीम को छोड़ना नहीं है, आपने लेके फिनिश करना है। और जैसे जी। आप बता रहे कि आपने बड़े नामों के साथ खेले, डेफिनेटली वो बात ये हुई कि मैं पीआईए के खिलाफ मैच खेल रहा था कराची में, कराची से विल्स कप का 1984 में। तो ज़हीर भाई को मैंने देखा, मैंने उससे, मेरे को देखता रहा, मैंने कहा यार देखा, मैंने को देखता था आज मैं इनके साथ इनके अगेंस्ट मैच खेल रहा हूँ। तो वो एक फीलिंग जो होती है ना आपको, जिसको आप देख रहे होते हैं टीवी पे और उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं आप, और फिर इमरान खान इतना बड़ा नाम, इतना बड़े पर्सनैलिटी ऑफ क्रिकेट, टॉप प्लेयर, उनकी कप्तानी में डेब्यू करना एक मतलब एक ड्रीम ही होता है, किसी का भी एक ड्रीम हो सकता है ना कि आप इतने बड़े नामों के दरमियान आपने अपना डेब्यू किया, उनके साथ खेले और ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मैच शेयर किया, मैच में ग्राउंड शेयर किया। इतने बड़े प्लेयर आपके साथ मौजूद थे, तो क्या आपने कोई प्रेशर लिया या आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी शुरू की? नेचुरल जो भी था ज़हन में था वही उसी था खेला जो भी था, तो मैंने परफॉर्मेंस नहीं कर सका उस पर, लेकिन मैंने कोई वो प्रेशर कोई ऐसा नहीं था कि आपने करना, क्योंकि जब आप गेम में चले आते हैं तो फिर वो प्रेशर जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको जितनी लेस नॉलेज हो लेती है ना, उतना आपको ज़रा आसानी हो जाती है, ज़्यादा सही। नॉलेज के बाद ज़्यादा कभी-कभी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो चीज़ हाँ, ये देखने बड़ा था कि भाई मोहसिन भाई थे, मोहसिन खान, अब्दुल कादिर, जावेद भाई, मुदस्सिर नज़र, इमरान खान, फिर उसके बाद सलीम मलिक थे हमारी टीम में, वसीम अकरम, ये सब मतलब थे, सलीम यूसुफ, कासिम उमर। तो ये चीज़ें मतलब सारे जिनको हम देख रहे थे वो टीवी पे देखते थे उनको। तो फिर तो क्योंकि ये जो क्योंकि जावेद भाई से सिर्फ खिलाफ मैं सिर्फ एक मैच खेला था अभी बैंक के अगेंस्ट, टेस्ट मैच खेलने से पहले। उस मैच में वो सारे खेले थे, मोहसिन खान, अब्दुल कादिर सारे खेल रहे थे, तो वो उनसे पहला मेरा टकराव था। ज़हीर भाई के साथ, जब मैं ज़हीर भाई के साथ, तो मैं 2 साल अंडर 19 अपना पीआईए में उनकी कप्तानी में खेला हूँ। जब मैं 84-85 में मुझे पीआईए ने ऑफर की, मैं पीआईए जॉइन कर ली, तो ज़हीर भाई कैप्टन थे हमारे। तो उनके साथ खेला, उनके साथ सीखने को बड़ा उनका मिला, जो क्योंकि उनको बैटिंग की बड़ी नॉलेज है और हम बड़े बदकिस्मत हैं कि हम उनकी बैटिंग नॉलेज से, ठीक है ना, हम फायदा नहीं उठा सके। नहीं उठा पा रहे हैं। उनकी जो बैटिंग नॉलेज है, उनकी मैं आपको सीखना, जो अज़हरुद्दीन जो बात करते हैं ना, एक ग्रिप की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बैटिंग ग्रिप की, कि उन्होंने सिर्फ ये जैसे अज़हरुद्दीन को बैटिंग ग्रिप बताया, उन्होंने मुझे एक बैटिंग ग्रिप बताई कि जब आपको नया बॉल खेलना हो और आपको कट और पुल नहीं मारनी, आपको सर्वाइव यानी कि आपको स्ट्रेट खेलना, तो कौन सी ग्रिप, टॉप हैंड कैसे खेलना चाहिए, और मैंने उस पर अप्लाई किया और अभी हमेशा आखिरी वक्त तक मैं उसको अप्लाई करता रहा और वो सक्सेसफुल ग्रिप है। लेकिन किसी को समझ, एक ग्रिप है, अभी तो बैटिंग की बात ही नहीं हो रही और टेक्निक और स्पिन की बात ही नहीं हुई, तो हम लोग बड़े बदकिस्मत हैं जिनको नॉलेज है, उनसे हम फायदा नहीं उठा पाते। सही। जैसे पुराने वक्तों में जैसे हमारे पास जो बेस्ट नॉलेज थी, हमारे पास मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, मुश्ताक मोहम्मद को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और भी जो नॉलेज है, मैं आपको बताऊँ, जैसे सलीम मलिक, ये मतलब डेफिनिटली जो उनके जो दूसरी चीज़ें वो डिफरेंट, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट नॉलेज ना, जी बिल्कुल। क्रिकेट नॉलेज सलीम मलिक का बहुत है उसके बारे में, इस बात के बारे में, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा कि नॉलेज कैसी होती है। तो ये सही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके सफ़र में हम सफ़र होते हैं फिर, और वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। जी सही। आसिफ भाई, हम ना आपके गेम से बड़ी दफा खेले हैं और हमें तो पता है कि जब तक आपकी विकेट हमने हासिल नहीं की तो नोबडी इज रिलैक्स इन आवर टीम। तो आपने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच था 1987 में, ऑस्ट्रेलिया स्कोर 271 फॉर 6, जिसमें डीन जॉन्स ने भी, जो अब फोत हो चुके हैं, उन्होंने 121 रन किए थे और ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच भी डिक्लेयर हो चुके थे। तो पाकिस्तान वर 129 फॉर 6। तो उस मैच के बारे में जरा बताएंगे, किस तरह आप गए और किस तरह वो विन ये हुई? भी मैं बताऊँ कि आपको जो है ना, वो ये भी सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वो मैच एक्चुअली मैं नहीं खेल रहा था, ठीक है ना? जब सुबह होता है ना आपका, तो आपको पता चलता है कि आप ये मैच नहीं खेल रहे। लेकिन अचानक क्या हो गया, इमरान भाई को समझ में आया, उन्होंने कि मुझे ना चेंज, मतलब एकदम मुझे टीम आखिरी मौके पे उन्होंने टीम में मतलब इंक्लूड कर प्लेइंग 11 में, ठीक है? और मैं एज़ अ बैट्समैन खेला, मेरा जो नंबर ऐसा बता रहे हो औसत 129 6 थे, मैं 8वें नंबर पे बैटिंग करने गया, ठीक है? तो हुआ ये कि जब मेरे साथ जो पिच पे थे, जब मैं गया तो मंजूर अल्लाह मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। तो हमने ये बात की कि देखो यार, मैच तो हम
इतना मुश्किल हो गया, हम ट्राई करते हैं जैसा भी तुम अपना गेम खेलो, तुम खेल, जो मंजूर का पता है कैसा गेम था उसने वैसे ही खेला, मैं उसके साथ खड़ा रहा, ठीक है ना, एक एक दो दो जो करते रहे हम करते रहे, फिर वो आउट हुआ तो सलीम यूसुफ है, उन्होंने वो जो उनका गेम होता खेला उन्होंने खेला, तो उस जब सलीम यूसुफ आउट हुआ फिर वसीम अकरम आया, तो फिर मैंने उस पर आखिरी, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर रिकॉर्डिंग अगर देखें उसके बाद मैंने चार्ज लिया, क्योंकि क्योंकि बैट जो थे जो मार रहे थे अपना गेम खेले, मैं साथ था कि विकेट ना गिरे, तो वो चीज ऐसी है कि मतलब सिर्फ उसमें ये था कि ये मैच आप जो होता क्या है कि मैं भी जैसे कभी यहाँ पे कोचिंग कर रहा होता तो मैं सिर्फ बच्चों को जो दूसरे लोगों को बताता हूँ कि अपने आप को चांस जरूर दो आखिर वक्त तक, कभी भी शोल्डर नहीं गिराओ, ठीक है ना, अगर आप ये चीजें प्लेयर के अंदर बिल्ट इन कर दोगे तो आपको कहीं ऐसे मैचेस मिलेंगे जिसमें आप हारा हुआ मैच जीते जा सकते हैं, तो वही चीज है कि ठीक है आप वैसे ही आप क्या करोगे, अगर पूरे ओवर खेल भी लोगे तो मैच हार जाओगे भाई, मैच तो वैसे ही आपके जहन समझ लिया कि मैच हारे, क्यों ना हम पूरी ट्राई मारें, बिल्कुल कोशिश करें, ये ना हो कि वो उस वक्त ये पड़ा था, देखिए वही बात है कि ओवर्स काफी पड़े थे, ठीक है, अगर मुझे ज्यादा जो आजकल जो सेल्फिशनेस आ गई है, ठीक है ना, क्रिकेट के अंदर के, और ये इसकी मैं इसमें ब्लेम नहीं करता प्लेयर्स का, इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि प्लेयर्स क्यों सेल्फिश होता है, तो मैं ये सोचता नहीं यार छोड़ो, अपनी 50 ओवर बैटिंग करो, 50 रन बनाओ, नॉट आउट और मैच हारे जीते, अपनी जगह पक्की करो, वो जहन में कभी चीज नहीं आई उस वक्त ना, कभी भी नहीं आई जहन में कि अपनी जगह पर, तो वो खेला, उसके बाद फिर मैंने स्ट्राइक किया, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, वसीम अकरम पहली बॉल पर हो गए, फिर सलीम जाफर आ गए और 9 रन चाहिए थे, तो वो ये मैच लास्ट सेकंड चौथी बॉल पे मैं फाइनल लेग पे गेंद खेला, तो मैंने 2 रन मांगे, तो उस वक्त सलीम जाफर भागता चला गया, और मैंने वो भागता गया कि मैंने कहा अब तो मेरे सर पे खड़ा, मैंने कहा मैं नहीं भागा तो कोई ना कोई रन होगा, तो मैच तो वैसे मैं भाग गया उधर, तो मैंने कहा सलीम को बोला, सलीम तूने क्या किया यार, स्ट्राइक उसने स्ट्राइक ले ली, 2 बॉल बाकी 2 रन थे, वो उसने हालांकि उसने निकला और 2 रन मारे उठा के, वो बच्चे की किस्मत हमारी थी कि थोड़ी सी दूर गिरी तो कैच नहीं हुआ, तो हम 2 रन बना के मैच जीत गए, लेकिन वही चीजें ऐसी हैं कि वो चीजें जो है ना वो आप क्रिएट हो खुद ब खुद हो जाती हैं, वो ऐसे भी नहीं कहते, खुद ब खुद हो जाती हैं चीजें, और आपको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो तो ये इस तरह होती है कि आप नई मैच खेल रहे होते हैं, फिर अचानक आप मैच में इंक्लूड हो जाता हो, ये परफॉर्मेंस हो जाती है, और मेरा चौथा वनडे था टोटल, तीसरा चौथा वनडे था मेरा उसका। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा कि 1992 में आप बेंसन हेजेस कप खेल रहे थे, तो उसमें मतलब पाकिस्तान जो है ऐसे लगता था कि मैच हार जाएगा, लेकिन आखिरी बॉल पे आपने चिक्का लगाया और मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, उसकी थोड़ी आप बताएंगे कि कैसी फीलिंग थी आपको? मतलब वो सेम थिंग अगेन जैसे आज से 5 साल पहले 1987 में ऐसा हुआ था उसके खिलाफ, इस वक्त हमारा स्कोर जो इतना, आपको पता है कि उस वक्त जो 250 रन वनडे में खेलते थे, आप कहते हैं ये विनिंग स्कोर, ठीक है, वहां पे 223 या 24 चेस करते, हमने शुरू बैटिंग की, वही सेम चीज जो मैंने पहले बताया कि राशिद मेरे साथ बैटिंग करने आया, मैंने कहा भाई मैच तो वैसे ही 9 का एवरेज से पहुंच गया, और 9 का एवरेज तो उससे बहुत बड़ा माइलस्टोन होता था करना, अब तो 9 का एवरेज अगर बैट्समैन आपके पास तो कहता है यार हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गई थोड़ी सी, डायमेंशन थोड़ी चेंज हो गई, तो फिर राशिद के साथ मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर राशिद ने स्ट्राइक किया ना, देखा, हम देखेंगे राशिद ने स्ट्राइक शुरू किया, तो वो चीजें जो है उसमें क्या हुआ कि जब इतफाक से अगर राशिद वो रन आउट नहीं होता राशिद थी, तो हम शायद पहले ही मैच उस तक मैच नौबत ही नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने चार्ज किया 17 रन, अच्छा उस वक्त बात वो ये था कि 17 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, तो हमने काउंट किया तो तकरीबन जो है वो 11 रन बन चुके थे, ठीक है, या 10 रन बने थे, लेकिन जब मैंने लास्ट बॉल खेलने गया हूँ तो मैंने देखा स्कोर बोर्ड पे 6 रन दिखा रहा है मैच जीतने के लिए, मैं कहा अच्छा, मैं तो क्या, मैं मेरी आदत थी कि मैं तो चाहे अपनी मैं बैटिंग कर रहा हूँ अपने रन भी गिनता था, और दूसरी जब फील्डिंग कर रहा था दूसरी टीम के भी रन गिनता था कि कितने रन हो गए हैं टीम के, तो आपको पता है कि यार पाकिस्तान में स्कोर बोर्ड के चक्कर तो वो 2 ओवर बाद लगा रहे हैं, 3 ओवर बाद लगा रहे हैं, वो कोई स्कोर बोर्ड तो नहीं चलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बहुत कम होता था, वो सिर्फ जब बड़े टूर्नामेंट वनडे वगैरह होता था वो किसी को लेके स्कोर बोर्ड भी दिखाते थे कि भाई लगाते रहो, वरना प्लेयर ही लगाते थे जो टीम के जो रिजर्व प्लेयर, तो उसमें मैं गिनता रहता, तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलो मैं शायद मेरी गलती हो गई, 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, तो आपने देखा होगा जब मैंने छक्का मारा उस बॉल पे, तो मैं भागा के मैच जीत गया, तो फिर किसी ऑस्ट्रेलियन आदमी ने मैच टाई हुआ, तो आपने देखा होगा मैं और राशिद अंदर आया था, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल। जी 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 सही तो है। और फिर वो ये था एक और मैच है उसके बारे में बात करते हैं हम, जो कि लॉर्ड्स में आपने खेला, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि
मतलब कि आपने एक ओवर कराया और आपने एलेक्स स्टुअर्ट जो है उसको आउट कर दिया और फिर वकार यूनुस ने आके लाइन लगा दी विकेटों की। उस मैच की थोड़ी सी मेमोरी आप बिल्कुल। वो इधर लंच टाइम होने वाला था या टी टाइम ऐसे कुछ था। तो जावेद भाई कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि तुम ये एक ओवर करना तुमने, और तुमने ये देखें, बात ये होती है कि कप्तान जो है क्या सोचता है और किस। हालांकि मैं कोई रेगुलर बॉलिंग नहीं करता था पाकिस्तान टीम के लिए, हालांकि फर्स्ट क्लास में मैं रेगुलर बॉलर था, सबको पता है कि मैं तो पूरी 350 पता नहीं वनडे में रेगुलर बॉलर, मैंने दायरे के अंदर बॉलिंग करना PIA कराची के दोनों के लिए। क्योंकि टॉप बॉलर थे हम, वो ना हम ओवर्स उसमें होता है कि हमने सिर्फ स्ट्राइक करना है, सही स्ट्राइक करना। तो वो क्या कि एक ओवर बाकी था, जावे भाई ये बॉल तुमने करनी है, लटका के करनी है, ऑफ स्विंग के बाहर करनी है। वो देखिए वहां खड़े, वो खुद खड़े हुए वहां पे, कि तुमने ये कहना था तुम चौके खाओ छक्के खाओ, तुमने यहाँ बॉल फेंकनी है बस। ठीक है, वही किया उन्होंने, वही अब जहां उन्होंने अपने आप को सेट किया था उसने वही कैच दे दिया। वो एक विकेट गिरी है, उसके बाद मैं तो दोबारा का बॉल नहीं करना, उसके बाद तो वसीम अकाम ने दोनों टीम उड़ा दी इस तरह करके। तो मैंने कहना मकसद है कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और क्योंकि चीज ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ओवर के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ करनी है गेंद, ठीक है ना। अब मैं तो पार्ट मतलब एज ए पार्ट है, उन्होंने कहा कि यही करेगा, इसी से कराऊंगा मैं। हालांकि मुश्ताक भी नहीं, मैं वो मुश्ताक भी वो गेंद करा सकता था, लेकिन क्या होता है मुश्ताक रेगुलर बॉलर गेंद करता है, बैट्समैन थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाता है। सही मैं कह रहे ये हैं। तो ऐसा तो होता है ना, ऐसा पार्ट टाइम बॉलर आ गया तो चलो भाई ये थोड़ा बात सा सही बताई आपने जावेद भाई की, यस हमारे में तो वो शॉर्ट खेल गए, वो सीधे जावेद भाई के हाथ में चली गई वो। तो वो एक, वो इस तरह चीजें जो है ना वो कप्तान क्रिएट करता है। ठीक है, बिल्कुल जो कैप्टन जो है, मतलब अनफॉर्चुनेटली जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट का जो प्रॉब्लम्स आई हुई है पिछले कई दिनों से, हम पाकिस्तान टीम में वो कैप्टन बनाए जिन्होंने अपनी रीजन या अपने डिपार्टमेंट की भी कप्तानी नहीं की। ठीक है ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो कप्तान जो बॉन्ड कैप्टन होता है, हमने कभी कप्तान बनाने की कोशिश नहीं की। तो आप ये तो एक बिसाइड द पॉइंट की मैं एक मिसाल बताना चाह रहा हूँ कि कप्तान जो है वो कोई आप किसी को ऐसे उठा के नहीं बना सकते। कप्तानी का मटेरियल होना चाहिए, कप्तानी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले कि भट्ट साहब कोई सवाल करें आसिफ भाई, आप समझते हैं कि जावेद मियांदाद साहब जो हैं उनको भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया हमारे जो PCB है? देखें, जावेद भाई को कोच तो बना के लाए थे, ठीक है ना, ठीक है, काफी अर्से उन्होंने कोचिंग की। तो जो मैं समझता हूँ कि वो ये हुआ है कि जो पर्सनैलिटी क्लैश होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं कहीं किसी चीज पे ना। सही क्योंकि जब मैं जो कोच था तो मैं तो था नहीं टीम में, तो लेकिन जो मैं बाहर बैठ के, या आप भी अंदाजा लगे पर्सनली क्लैश, क्योंकि जावेद भाई एक बड़ा नाम और दूसरे जो प्लेयर्स के अंदर खेले थे वो भी बड़ा नाम था। ठीक है, तो जब आप कोई बात करते हैं और आपको वो पसंद नहीं आती, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिफ्ट शुरू होती है। तो फिर सही यही लोग प्लेयरों ने बोला, जो मुझे पता है आपको भी पता है, कि वो जो है क्या कहते हैं कि उनको जो है ना वो पसंद नहीं करने के, तो भाई शिकायतें हुई, उनको हटा दिया गया। तो ये चीजें, लेकिन हमने सही मानों में जो एक तरीके से उनको क्योंकि होता क्या कि एक आपके पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो उसको मैनेज करने वाले उनका काम होता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए। सही है। मुराद मियां जो है वो एक प्रोडक्ट था, ठीक है, पाकिस्तान ने उनको बनाया, पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। जो पाकिस्तान के जो जो स्टेक होल्डर थे, जो PCB क्रिकेट चैनल था, उनका काम था उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सही है। प्रॉब्लम यही रही है अभी तक, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है वो यही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी लोग आते रहे, वो उनको मैं उनको क्रिकेट के इलिटरेट पीपल कहता हूँ एक्चुअली मैं ना। सही है। उनको पता ही नहीं है, ठीक है, क्रिकेट की मैनेजमेंट और एक कॉर्पोरेट की मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल ऐसे ही है। है। ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। खैर ये बिल्कुल तो मसला है, वो जिस तरह चाहे करें। बिल्कुल, ये भारत हमारी जो क्रिकेट है उसमें ग्रुपिंग जो है वो भी एक बड़ा यानी कि अपना हिस्सा डालती रही है। प्लेयर्स जो हैं ग्रुप बनाते रहे हैं। भारत भट्ट साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी आसिफ भाई, आपका वन डे ODI स्टार्ट अच्छा नहीं था मेरा ख्याल, तो और उसके अलावा आपने 5 इयर्स के लिए टीम से बाहर भी हो गए। अभी भी एक इंसिडेंट हो चल रहा है, जो फवाद आलम भी 11 साल के बाद तकरीबन वापस टीम में आए हैं। ये जो हार्ड पीरियड होता है, आपने इंटरनेशनल लेवल को देख लिया होता है कैसा है, फैसिलिटीज कैसी होती है, लोग आपको कितना पहचानते हैं, उन चीज़ों को पीछे फॉलो करते हैं। तो 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से के बाद दोबारा कमबैक आपने कैसे किया, वो अपनी स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएंगे? वो बात वही, जैसे फवाद की बात है, फवाद का तो बहुत ही लंबा अर्सा है ना, 11 साल, ठीक है ना। और अगर मैं 11 साल बाहर होता तो मैं छोड़ ही चुका था। ये तो उसकी बड़ी बड़ाई है, उसकी बड़ी मेहनत है कि 11 साल तक वो जो है ना कंटिन्यूसली उसी तरह परफॉर्म करता रहा। अगर मेरे साथ 11 साल का टाइम होता शायद हो सकता मैं तो कहता था नहीं जी बस हो गया, खत्म करो कुछ काम को ना, कुछ और करो, ठीक है ना।
ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो उसकी बहुत ही मेहनत का बात है, लेकिन 5 में जो स्ट्रगल है वही बात हुई कि 5 साल देखें, जब मैंने लास्ट मैच खेला मैं उस वक्त 19 से 20 साल का था, ठीक है ना, ठीक है, तो मैं वापस आया तो 25-26 साल का था, ठीक है, तो अभी मेरे पास बहुत क्रिकेट बाकी थी, तो वो इसलिए मैं को फील नहीं हुआ, मैं तो अपने नॉर्मल रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, तो अभी जो फवाद आ गया था तो 30+ हो चुका है, 30 में मतलब लास्ट 31 में तो मैं लास्ट मैच खेल के चला जा चुका था ना इंटरनेशनल टीम के पास। हालांकि उसके बाद ही परफॉर्म करता है, लेकिन फिर होता है कि जब आप ट्राई करते हैं तो वो फिर जो जो सिलेक्टर्स होते हैं दूसरे, तो वो ये सोचते हैं कि चलो हमने ऑलरेडी इनको ट्राई किया हुआ है, किसी और को ट्राई करते हैं, जो कि सही बात है, इसमें कोई ये नहीं कहना कि आपने उन्हें एक ट्राई किया अब नए ट्राई करें, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसमें कोई भी किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मैं उसके बाद ही परफॉर्म करता हूँ, भाई आपको ट्राई कर चुके आप नहीं चले, ठीक है, आपको नहीं समझते तो आप नए प्लेयर आ रहे हैं उनको रखो, उनको ट्राई करो, बजाय से कि हम पुराने प्लेयर या जो ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए प्लेयर हैं तो ये चीज का हम इस्तेमाल करते रहे, तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी हमें इस चीज को भी गौर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। तो वो जो स्ट्रगल हुई कि 20 से 25 साल में खेलता रहा, तो वो मैं इंग्लैंड में खेलता रहा, पाकिस्तान से भी कराची में खेलता रहा, कराची से खेलता रहा, पीआई से खेलता रहा, तो वो परफॉर्मेंस करता, मेरा काम था क्योंकि मेरी क्रिकेट ही मेरी वो थी ना, तो 25 साल तक तो मैं अपनी 25 साल के बाद तो बैट्समैन बनता है, अगर बैट्समैन या स्पिनर है तो उसकी जब तक मेच्योरिटी नहीं आती वो उसके बाद ही बनता है। हाँ, फास्ट बॉलर को आप अर्ली एज में खिला सकते हैं जैसे हम खिलाते हैं ना, और खिलाना चाहिए उनको, क्योंकि जो उनका पीक टाइम है जिसमें वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे बाद खिलाया तो वैसे ही वो नॉट हो जाता है खेल खेल के ना, तो जो उसकी जो पीक होता है वो खत्म हो चुका होता है। बैट्समैन तो ये तो मेरे ये फायदा कि मेरा जो जो, जो 20 से 25 तो एक छोटी सी उम्र है ना, तो इसलिए मुझे कोई इसका वो नहीं हुआ, अगर ये 30 साल में चला तो शायद हो सकता है मैं इतनी देर कहता चलो जी मैं एक नॉर्मल रेगुलेशन पे आया तो फिर मैं वो मतलब इसने आशा ही छोड़ दे कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई खेलना भी है। अच्छा आसिफ भाई, आप हर चीज को बड़े आराम से वेरी हम्बल तरीके से बढ़ा लेते हैं चीजों को, द वे यू हैंडल इट। एक और चीज आपकी मैंने देखी है, ग्रेटनेस इसमें है कि आप हर नंबर पे बैटिंग करते रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने देखा प्लेयर बड़े सेल्फिश होते हैं, वो अपने नंबर को छोड़ते नहीं है, गुस्सा करते हैं एक मैच में भी अगर फ्लॉप हो जाए, बल्कि जाते ही नहीं है बैटिंग करने, डायरेक्टली कह देते हैं कि नहीं मेरा नंबर ही मैंने नहीं जाना। आप हर पोजीशन पे खेले हुए हैं टीम की खातिर, तो उसको बारे में बता रहा हूँ, देखिए मेरा जो ईमान है वो ये है कि मेरे साथ जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए हैं जिसका मैं मतलब कोई सोच नहीं सकता था और अल्लाह ताला ने करम किया। जब अल्लाह ताला एक रास्ता बना रहा होता ना, तो आपको ये नहीं कहना कि मैंने ओपन भी किया और परफॉर्म भी किया पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना? उनको तो मैंने हमेशा जब मैं ओपन की बात बताता हूँ कि ख़ाल में आमिर सोहेल के साथ इंजरी थी तो वसीम कप्तान था, वसीम अकरम था, उसने कहा मुझे वो खैर आपको पता है अब्बा जी बोलते थे, अब्बा जी वो जी ओपन करनी, मैंने कहा वैस जहाँ तू बोल, मैंने क्या मैं खेलने आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन करा या 11 नंबर पे बैठ, ठीक है ना, तो तुम कप्तान हो जैसा कहो। तो मैंने मेरा ईमान होता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी तो उसका नंबर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सब बहानेबाजियां एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 नंबर खेलो, ओपन करो या 5वें नंबर पे खेलो, ये जस्ट लेम एक्सक्यूजेज हैं एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए। तो अगर और उसमें उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने उससे डरे होते हैं ना जैसे, और ईमान की कमजोरी होती है, तो ये सब चीजें आपके जहन में आती, नेगेटिवनेस, नेगेटिवनेस जब तक आएगी उसी वक्त आती जब आपकी ईमान कमजोर होती, जब आपका भरोसा नहीं होता किसी को, अल्लाह ताला ये साफ बताओ, मेरा शुरू बात है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ईमान की बात है सारी, सही बात है। तो अगर आपको इज्जत मिलनी तो आपको मिलेगी, अगर आप इज्जत भी आप अगर आपने मेहनत की हुई है, ये नहीं कि आप कहो कि मैं अपने ऊपर इत्मीनान है, अपने ऊपर बिलीव है, तो अगर मेहनत की हुई तो आपको क्या फिक्र है भाई, तो आप अपनी सच्चे दिल से मेहनत की हुई है, पूरी मेहनत की, तो फल देने वाला अल्लाह ताला है ना, बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि ये होता है ना, अब जिसमें एक मिसाल में और भी लोगों को मिसाल देता हूँ कि जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, अगर हमने होमवर्क किया तो हम पहली बेंच में बैठते थे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट था कि यार हमने तो काम तैयारी पूरी की है, टीचर जो सवाल करेगा हम तैयार हैं, और जिस दिन हमें पता जिस दिन होमवर्क है हम छुपते थे टीचर से, यार कुछ टीचर हमसे पूछ ना ले, हम पीछे छुपते थे, क्योंकि तैयारी अगर हमें तैयारी की तो फिर छुपने की क्या जरूरत है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लीड फ्रॉम द फ्रंट करो ना जाके। तो सही ये जो एलिमेंट है ये लाजमी हमारे प्लेयर्स में लाना बहुत जरूरी, जो मैं अभी देखता रहता हूँ, मैंने इस नंबर पे बैटिंग नहीं की, मेरा ये नंबर नहीं मिला, ये मतलब ये किस में क्रिकेट बातें करते रहते हैं हमारे प्लेयर्स का, इट्स वेरी वेरी लैम एक्सक्यूजेस है ये सारे। सही है। आसिफ भाई एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, 94-95 में आप सलीम मलिक की कप्तानी में खेले हैं, और जो मैच फिक्सिंग है उसके हवाले से बड़ी बातें हुई हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि बीइंग इन द टीम, बीइंग अ वाइस कैप्टन एज वेल, आपको कुछ इल्म था इस चीज के बारे में?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और इसका कोई किसी में कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी आज तक प्रूफ नहीं कर सका कि क्या हुआ है, ठीक है? बातें हैं सारी और हो सकता है कि हुआ भी हो, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं सवाल, इसका डेफ़िनिटली मुझे कोई इल्म नहीं था इस बात का और कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप देखें ना कि कैसे हुआ है कोई चीज़, आप तो मैच जीतते आ रहे थे, मैच जब जीते हैं तो फिर कहाँ से क्या हो गया? अगर एक आध मैच ऊपर-नीचे हुआ है, अब किसी ने उस पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो आप तो ऐसे मैचेज़ तो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ पे आ रही है, उन पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया गया? ठीक है ना? वेस्ट इंडीज़ कीनिया से हार गई थी 1996 में, आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन इन 1996 वर्ल्ड कराची पाकिस्तान में कहीं हुआ था मैच। वेस्ट इंडीज़ कीनिया था, किसी ने उस वक़्त शो नहीं किया, वेस्ट इंडीज़ कीनिया से मैच आके अगर हम मुझे आप तस्दीक कर देगा क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक, तो ये शोर उस वक़्त भी चला था कि वो मैच कीनिया से हार गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम 96 में। सही कह रहे हैं, चला था शो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैच हारे गए, तो कि उस वक़्त नहीं लगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान या इंडिया में जो भी होता है। जैसे बांग्लादेश जो है वो जीत गई थी पाकिस्तान से, जी। आपको याद है? उसके बाद भी उसमें आए हैं। देखिए मेरी बात सुनें, बात ये कि हम इस पे कर सकते हैं, अब इस पे बार-बार बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि असद को भी पता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैचेस आप खेल रहे होते हैं किसी वीक टीम के खिलाफ और क्या होता है जब टीम को लाइटली ले लेते हो तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है, जैसे कछुआ खरगोश वाली रेस की जो कहानी है। इसी तरह आप आयरलैंड से मैच हार गए, कोई सोच सकता है कि हाँ, पाकिस्तान से हारे, उस मैच उस पे किसी शोर नहीं किया कि मैच हुआ कुछ। ये सब कुछ ना कुछ इसमें हर चीज़ सही नहीं है। कुछ हो सकता है सही भी और कुछ बनाई भी गई हो, ठीक है ना? जी आसिफ भाई, इसका ये अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब ये 20-20 साल पुरानी बातें हैं, इसका कोई फ़ायदा थोड़ी करने का है। सही है। आगे हमारा ये क्वेश्चन का ये मतलब था कि आपकी तरफ से कोई इसके ऊपर कोई जवाब या आपका ख्यालात नहीं आए हुए कि आप भी इसमें हिस्सा थे। हम जानते हैं ये पुरानी बात है कि इसका कुछ अब हासिल नहीं है, सिर्फ हम जानना चाहते थे क्योंकि आपके ऊपर प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ताकि ये मैं बता सकते मुझे तो इस बात का भी इल्म ही नहीं था। ये जब ये सरफेस हुई तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है, ये बात थी भाई। देखा अगर ये कुछ बात हुई तो इसका मेरे हाथ तक मुझे कोई इल्म नहीं था इस बात का। अच्छा चले आसिफ भाई, नजर ये आपने बॉलर देखे और खेले होंगे, आप हमें कुछ अपने पसंदीदा फास्ट बॉलर्स जो आपको पसंद आए, खेलने में मुश्किल तो आपको कोई नहीं लगा होगा आई एम श्योर, लेकिन जो आपको पसंद आए हमारे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल के, वो एक दो तीन हमें बता दे जो आपको। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जब सबसे मुश्किल बॉलर था वो था मैल्कम मार्शल इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है ना? अच्छा जो था, और जो सबसे मुश्किल बॉलर था स्पिनर में जो मैंने देखा वो था फिल टफनर, इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है? वो जो मलिक साहब भी कहते रहे हैं फिल टफनर उनको सबसे डेंजरस लगा, मुझे उसकी बॉलिंग ऐसी तो वो जब फेंकता था ऐसा लगता गेंद आपके पास गिर रही हो, गिरती नहीं थी आपके पास आके, वो पीछे होती थी, ठीक है ना? फिल टफनर तो वो था, मुझे एक लगा पाकिस्तान में अब है ना, डेफिनेटली मैं लकी था कि वसीम अकरम पीआईए में खेलता था, मैं उसके खिलाफ मैचेस ज्यादा नहीं खेल सका, ठीक है ना? तो अभी आखिरी हफ्ते में एक मैच हम खेले थे, कराची लाहौर का फाइनल था, लेकिन जो जितने मोस्टली डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने जो बॉलर्स जो फेस किए, जो जिनको जो है ना क्या कहते हैं, मतलब ये कह सकता हूँ कि यार उनको बड़ा मतलब जो है ना मतलब परेशानी ज्यादा उनसे ज्यादा यार नहीं है। तो एक था शाहिद महबूब, हमारे शाहिद महबूब, वो बॉलर ऐसा था कि मतलब वो जगह नहीं छोड़ते। हालांकि आप कभी कहोगे कि यार नहीं जी वो नहीं, जो बॉलिंग की बात है ना वो उसमें वो था, ठीक है, एक फास्ट बॉलर की जो हिसाब से होता है ना, क्योंकि वो बड़ा ही डिफिकल्ट बॉलर था उस वक्त ना, क्योंकि वो आपको तंग करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, उसकी दिमाग इस्तेमाल करके बॉलिंग, वो स्लैजिंग बड़ी करते थे, एग्रेसिव बड़े थे ना, ठीक है? ये जो मैं उनके खिलाफ खेला मैचेस, ठीक है? फिर एक हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर था मसूद अनवर मुल्तान का, जो यूपीएल का, इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर टू फेस एज अ स्पिनर। मसूद अनवर यूपीएल का था ना, वो बहुत डिफिकल्ट बॉलर था स्पिनर्स के लिए। तो और भी बहुत सारे आपने एक दो नाम तो बहुत सारे हैं जिसमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बॉलिंग करते थे, ठीक है ना? आसिफ को मैंने आखिरी वक्तों में खेला, इज वेरी डेंजरस, ठीक है? राना नबील हसन था, यासिर अफात बॉलर था, ठीक है? ये बड़े अच्छे बॉलर थे, ठीक है? और फिर इसमें हमारे हर डिपार्टमेंट आपको उस वक्त आपको पता कितने टॉप बॉलर्स होते थे, ठीक है? तो आप चले जाए हबीब बैंक में तो वो सारिशा बॉलिंग कर रहा था, कबीर खान बॉलिंग कर रहा है, ठीक है? नवीद अंजम, शाहिद नजीर, सारे ये चारों एक ही टीम में खेल रहे हैं। अरे आपके पास बॉलिंग की आप क्वालिटी तो देखो ना कैसी बॉलिंग होती थी। तो वो नाम तो सारे अच्छे बॉलर आपने, जिसको मैंने कहा कि हाँ यार ये जो है, बाकी सारे बॉलर बड़े जबरदस्त थे। नदीम इकबाल बॉलर होता था कस्टम का और मुल्तान का, इट्स वेरी डिफिकल्ट बॉलर्स थे ये लोग, क्योंकि बड़ी अच्छी हमारी क्रॉप्स की बॉलिंग थी। बेचारे वो अगर वो आज ये नदीम इकबाल या
दूसरे जिनके बॉलों का मैं नाम लिया, अगर वो आ जाते तो काफी लंबी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते वो लोग। अच्छा, ये बताइएगा आपने कि आजकल मिसबाह जो है वो हेड कोच हैं। आपने देखा होगा कि जब वो इंग्लैंड में टूर करने आए थे, तो उन्होंने एक सलूट जो है वो मैच जीतने के बाद दिया था, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग में वो कुछ अर्सा गुजार के आए थे। तो अब हेड कोच हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो जो सलूट है उसका कोई इसमें हाथ है, ये वाकई ही डिजर्व इट? मतलब मैं आप सलूट की बात करना चाह रहे हैं, वो सही है या किस चीज की बात करना चाह रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, जी 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 जी, बोलिए। जावेद भाई कहना चाह रहे हैं कि आपने देखा था कि वो आर्मी की ट्रेनिंग से आए हैं और सलूट भी हुआ, आर्मी सलूट, और अब उसको हर पोजीशन ऑलमोस्ट दी जा चुकी है, जो कि हेड कोच भी, मैनेजर को, सिलेक्टर, व्हाटएवर, सिर्फ वो सीईओ ही नहीं है बोर्ड के। उस मामले में वो कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई अमल दखल लगता है आपको, बज़ाहिर देखने में? नहीं, देखें उस वक्त उन्होंने क्या हुआ है, देखें ये भी जो जो उसको तीनों जॉब दी गई, उसका भी मसला है कि ये इसका जो 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 ये पिछले जो एक्शंस हुए उसका ही कॉन्सिक्वेंसेस है। क्यों क्या होता था कि चीफ सिलेक्टर कह रहा है मैंने टीम नहीं खिलाई, हेड कोच कह रहा है मैंने टीम नहीं खिलाई, चीफ सिलेक्टर ने इंटरफेयर किया, हेड कोच एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। तो अभी जो करंट बोर्ड ने जो है वो इस चीज को खत्म करने के लिए कि भाई तुम ही सारा इंतजाम, तुम ही हेड कोच हो, तुम ही चीफ सिलेक्टर हो, ताकि ये जो ब्लेम गेम है वो खत्म हो जाए कि भाई मैंने तो खिलाने कहा था, हेड कोच नहीं माना, हेड कोच कहता था कि मैंने कहा था, चीफ सिलेक्टर नहीं माना। तो वो अपने आप को ब्लेम, इस चीज को करने के लिए उसके जो पिछले एक्शंस हुए हैं ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसकी वजह से दोनों चीजें उसको दे दी गई है। तो ये चीज में वो उसका अहल था नहीं था, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये जो जॉब दी गई है वो इसलिए दी गई कि ब्लेम गेम खत्म हो जाए। ठीक ठीक, तो उम्मीद करते हैं हम कोई लफ्ज ना कहें, पहले उनको थोड़ा मौका दें, कुछ कपल ऑफ ईयर्स दें कि क्या बेहतरी आती है। देखिए अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि वैसी बात नहीं है। जब मेरा ओपिनियन है इस बारे में, उस बारे में हेड कोच के हिसाब से तो मिसबाह की जगह नहीं बनती, इसमें कोई शौक नहीं है। हाँ, उसको आप चीफ सेलेक्टर बना सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि हेड कोच के लिए यू हैव टू बी हैव कोचिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना। क्रिकेटर और कोचिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। एग्जैक्टली, सही है। एक कप्तान रहा है, उसने डिफरेंट कोचेस के लिए साथ काम किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कोच भी हो सकता है। कोचिंग एक टोटली डिफरेंट गेम है। तो मेरे हिसाब से उसको चीफ सेलेक्टर रहना चाहिए था, वो तो बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है चीफ सेलेक्टर, लेकिन कोचिंग के लिए फिर आप ये कोई जो क्रिकेट फील्ड है आज तक अभी मैं सुन रहा हूँ वो सीख रहे हैं। भाई आप जब किसी बड़ी जगह पे आके जॉब पे बैठते हैं, वहां आपको ये नहीं कहा था कि यह ट्रेनिंग पे आया है। ट्रेनिंग के अगर जो है ना वो वो एक अलग उसकी डिपार्टमेंट होता है। यहाँ आप पाकिस्तान टीम में आएंगे, ना कोई प्लेयर सीखता है, ना प्लेयर बनता है, ना कोच बनता है, ना कोच सीखता है। ये पहले ही आपने आजमाए हुए प्लेयर लाए जाते हैं। ये नहीं कहा जाता कि हम इनको सिखा रहे हैं, पाकिस्तान टीम में सिखा रहे हैं। लेकिन मसला वही है कि हमारे पास कोई अभी जो 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 सिस्टम अभी आ गया है, उसमें ना आपके पास क्लब क्रिकेट है, ना स्कूल क्रिकेट है। कई सालों से मुझे पता चल रहा है क्रिकेट बंद पड़ी है पाकिस्तान में, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बंद है, सब कुछ बंद है। तो अब इनके पास जो है ना कोई चीज ऐसी रह नहीं गई जिससे वो प्लेयर्स लेके आए। अभी आप देखते रहते हैं कि सिलेक्शन पे कितनी बातें होती हैं कि वो घर बैठे सिलेक्शन हो गई। तो वो जो चीज़ है, जो कोच है वो कुछ शुड भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें अभी उन्होंने कहा कि जी वो वसीम खान साहब ने कहा, मैं सब आपको कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा गया, मैं अपने तक कोई बात नहीं कर रहा, कि वो जो भी जिस पीसीएल टीम के लिए भी खेलते हैं वो वहाँ पे उनको कोचिंग की इसलिए इजाजत दी गई है कि वहाँ सीखेंगे। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज दिस मैन, ठीक है ना, कि सीखेंगे, हेड कोच सीखेगा, हेड कोच तो सिखाएगा, बिल्कुल सही है। नहीं है हेड कोच जो आपके अंदर जो दूसरे कोचेज हैं उनको पूरा डेलीगेट करे करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है कि आपने बैटिंग कोच भी रखे हुए हैं, बॉलिंग कोच भी रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब कैप्टन कोच जो है वो भी चाहिए। देखिए इन्होंने जो एक मेन चीज है ना, वो चीज नहीं रखी हुई, जो क्रिकेट टीम का बैकबोन होता है। वो जो विकेट कीपर जो टीम का बैकबोन होता है, दो कैच वो गिरा दे, उसकी सही ट्रेनिंग नहीं हो, तो जो वहाँ पे, क्योंकि अगर आपका हेड कोच है मिसबाह उल हक है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने बैटिंग कोच भी ले लिया, तो बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिनिंग को, बॉलिंग कोच दो हैं, स्पिनिंग कोच और फास्ट बॉलिंग कोच, ठीक है। स्पिनिंग में आपने एक प्लेयर के लिए एक बॉलिंग स्पेशल फास्ट बॉलिंग के रखा हुआ है। फिर आपने हेड कोच है, तो फिर हेड कोच की जिम्मेदारी क्या हो जाती है, पहले आप देखें ना वो क्या चीज सिखा रहा है,
ठीक है। सही। सब कुछ है, तो आपको हेड कोच की जरूरत नहीं है। बॉलिंग वाला कोच जो है अपनी बॉलिंग करे, बैटिंग वाला अपनी बैटिंग करे, फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग करे, और फिर सारे मैच खोल के अपना मैच बना लो उसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये हम लोग इम्पोर्टेड करते हैं, सारी चीजें जो दूसरे लोग कर रहे थे हमने वो शुरू कर देते हैं, हमारी कोई इन्वेंशन है नहीं, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको एक से भी दे देता हूँ, जैसे हॉकी का हाल हुआ है। मैंने बड़े हॉकी फॉलो किया, ठीक है। हॉकी का स्टाइल था एशियन स्टाइल, ठीक है। आपको मिसाल दे रहा हूँ, हम चले गए यूरोपियन स्टाइल पे, ना हम एशियन स्टाइल के रहे ना यूरोपियन स्टाइल के रहे, दोनों से बाहर हो गए, ठीक है। तो ये चीजें हमारी अपनी चीजें है ना, वो हमें अपनी रखनी है, उसमें हमें ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए अपनी। चेंज करना, हमें कंप्लीटली बिल्कुल रिवैम्प नहीं कर देना चाहिए। तो सही ये है। चीजें फिर क्या होता है कि सारे बड़े नाम लगते हैं जो मैं देख रहा हूँ बाहर से बैठ के, तो पर्सनैलिटी क्लैश जो पहले बात कर चुका हूँ वो भी हो सकता है बीच में। फिर क्या होता है कि एक कोच, क्योंकि होता क्या, अगर मैं बैटिंग कोच हूँ ना, मुझे बैटिंग तय की रहनी चाहिए। अगर मैं बॉलिंग कोच हूँ तो बॉलिंग कोच, होता क्या है बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच, जो हमारा सिस्टम, जो हमारा कल्चर, जो हमारी एक पर्सनैलिटी है, तो हम दूसरी चीजों में भी घुसना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर बैटिंग कोच तो मैं और भी बात, मैं बैटिंग कोच, मैं बैटिंग से ही बात करूँ, हो सकता है ये लोग करते हो, मैं एक मिसाल बात कर रहा हूँ। अगर जी, प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना क्यों प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज के लिए भी, सही। तो ये जो चीज है, तो वो जो मैंने बात की कि विकेट कीपिंग कोच जो कि लाजमी इंपॉर्टेंट है कि आपको, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान टीम में या पाकिस्तान क्रिकेट में किधर विकेट कीपर्स, सारे सारे जो विकेट कीपर है, ठीक है विकेट कीपर, लेकिन जो जैसे हम विकेट कीपर ढूंढना चाह रहे हैं, राशिद लतीफ जैसा, मोइन खान जैसा, या वसीम बारी जैसा, या मैंने इम्तियाज अहमद साहब मरहूम को नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में सुना है कि जी, मोइन खान, राशिद को देखा मैंने, ठीक है ना। हम उसका विकेट कीपर ढूंढना जा रहे हैं, तो हमें तो नजर नहीं आ रहे ना, पीछे नजर नहीं अभी आ रहे। अभी बोर्ड में आया अतीक जमान विकेट कीपर, वो उसको हायर किया इन्होंने। वो तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वो तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी, हाँ जी। ठीक है। मैं तो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी अगर बना के देता, डेफिनेटली जो पाकिस्तान टीम में भी आप देखते कोच, एक विकेट कीपिंग कोच भी टीम में रखो ना, या इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो पाकिस्तान टीम में भी आएगा। पाकिस्तानी कोच भी होना चाहिए, तो रख लो, उसमें कौन सी बात है यार, और भी तो रखते हैं ना सब चीजें। सही है। अच्छा सही है। आसिफ भाई, हमने बॉलर का तो आपने बता दिया कि आपने जिन बॉलर से आप मुतासर हुए। हाउ अबाउट द बैट्समैन, जो पाकिस्तानी बैट्समैन, इंटरनेशनल बैट्समैन, या जब आप खेल रहे होते थे तो जैसे वो लेफ्ट हैंडर ब्रायन लारा को कॉपी करते थे या देखते थे, आप भी किसी बैट्समैन को देखते थे? नहीं, जो बैट्समैन था, ऑफ कोर्स ब्रायन लारा लव टू वॉच में थी, जो बैटिंग वो करता था, जैसे उसने जहाँ से वो इतना हाई बैक लिफ्ट से खेलते हैं, हम सोचते हैं उस वक्त तो ये हाई बैक लिफ्ट करना, या इतनी हाई बैक लिफ्ट से कैसे खेल लेता, जैसे जहीर बाज वगैरह खेलते थे, तो वो उसको लव टू वॉच, मतलब ब्रायन लारा का मसला नहीं है। लेकिन जो प्लेयर जो सबसे ज्यादा बैट्समैन मुझे पसंद था ना, मतलब वो वही लेट मार्टिन क्रो, मार्टिन क्रो से बैट्समैन मैंने जो जो टेक्निकल या जो भी कूल माइंडेड प्लेयर है ना, वो मतलब है। और ये बहुत सारे प्लेयर हैं, ये मेरी पसंद है मार्टिन क्रो की, ठीक है। और दूसरा सवाल है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, आपने बैट्समैन के, बहुत सारे बैट्समैन, आप यकीन करें हर टीम में बहुत सारे बैट्समैन हैं, जिसको ये होता है कि भाई, जैसे मुझे वो बैट्समैन ज्यादा पसंद थे जो टीम को लेके चलते थे, क्योंकि मैं भी उसी तरह की बैटिंग करता था कि यार जब बैटिंग कर ली तो अपने 50 100 नहीं करने, पूरी टीम को लेके चलना है ताकि वो अपने रन बनाने, तो सब हर टीम में कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन होता था। आमिर बशीर मरहूम बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, अनलकली जो है ना वो जल्दी चले गए, और उनको इतना चांस नहीं मिला जब वो हयात थे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बैट्समैन थे, आमिर मलिक हमारे साथ खेलते थे पीआईए में, वेरी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बैट्समैन थे, मैं अब किसके मतलब नाम भी ध्यान में नहीं आ रही, मैं लगता है कि भी आप किसी का रैपिड रैंडमली कोई नाम नहीं, लेकिन जो जहन में एकदम मेरे पास आए तो वो ये है, ठीक है। तो ये सारे बैट्समैन, बहुत सारे, हर टीम में बैट्समैन कोई ना कोई बैट्समैन। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा कि आजकल अमेरिका में जो क्रिकेट है, उस हवाले से आपकी क्या अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ? और क्रिकेट में मैं अभी कोई 4 साल तक मैं यूएसए का सिलेक्टर रहा, 2019 तक ना, दिसंबर तक। तो अभी जो है, तो फिलहाल तो मैं कोई ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ यूएसए क्रिकेट की, लेकिन यूएसए क्रिकेट में मैं 4 साल रहा फिर। लेकिन लोकल में लोकल कोचिंग करता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे अपने लोकल्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कोचिंग, जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोचिंग करता हूँ अपनी जॉब से हट के। सही। और जो अभी यूएसए को सेकंड टीयर पे ओडीआई स्टेटस भी मिला हुआ है, तो क्रिकेट जो है वो पाक अमेरिका में जो प्लान है अभी यूएस क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी एक्सक्लूसिवली बनाया है इन्होंने। अब देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट होता है कि, तो वो हर लेवल पे, जूनियर लेवल से भी लेके वुमेन्स एंड गर्ल्स और सबका डोमेस्टिक क्रिकेट का वो बना रहे हैं। जो अब देखिए वो कैसे, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफिक्स ना टोटली डिफरेंट है। ये यहाँ पे आप, बड़ी मुश्किल काम है कि यहाँ पे आप क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन जो है ना अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशन जो भी है वो अडॉप्ट उस वक्त होता है जब उसका क्रेडिट स्कूल या कॉलेज से मिलता हो, ठीक है। सही।
तो उसका फायदा होता है। तो उसमें क्या है, जो आपने पहले बात की, मुझसे पूछा गया ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई यहाँ पे जो अमेरिकन जो है वो खेलते हैं, अमेरिकन कोई नहीं खेलता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेली जाती है स्कूल या कॉलेज में, स्टूडेंट बहुत सारे स्पोर्ट्स लेते हैं जिससे उनको कॉलेज या स्कूल क्रेडिट मिलता है। अगर जैसे यहाँ मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अगर यहाँ पे स्कूल में हाफ क्रेडिट भी दे दिया है, जो मेरी बात समझ रहा है यूएसए में तो समझेगा हाफ क्रेडिट का मतलब क्या है। हाफ क्रेडिट भी दिया है तो बहुत से लोकल प्लेयर्स मतलब वो चांस जरूर लेंगे खेलने के लिए, तो उसमें कोई ना कोई मिल जाए। लेकिन वैसा स्कूल में क्रेडिट कोई नहीं, तो इसलिए बड़ा मसला होता है। लेकिन यहाँ पे टैलेंट बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे बहुत टैलेंट है प्लेयर्स का, और बस उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, देखे ना इतने इस टैलेंट में रहते हुए ओडीआई स्टेटस ले लिया उन्होंने यूएसए ने, तो बड़ा अच्छी बात है। और उनको अभी और अच्छी परफॉर्मेंस, जो अभी तक कोविड से पहले उन्होंने मैचेस खेले, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने अपने वनडे मैचेस में। अच्छा आसिफ भाई, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन अगेन। मैंने आपने पूरी तरह अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सके पाकिस्तान टीम में। वी नो के हाउ मच टैलेंटेड प्लेयर यू आर, तो उसके लिए आप कहते हैं कि आपने पूरी तरह अपनी गेम नहीं खेली, समटाइम यू सैक्रिफाइस टू मच फॉर द टीम। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसने इट अफेक्टेड यू, उसके बारे में आप कहेंगे? और आने और नए प्लेयरों को अगर आपकी पोजीशन में हो तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको भी बताऊं, देखिए बात सुनिए कि ये है कि इसमें जो मुझे रोल दिया गया था, जैसे मैं आपने बताया, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ एक चैनल पे इस तरह कि, लेकिन क्या हो कि जो मुझे रोल दिया मैंने उस रोल को निभाया, ठीक है, उस रोल को निभाया, और उस रोल को निभाते हुए मुझे टीम से नहीं ड्रॉप किया। उन्होंने कहा नहीं इसने वो रोल निभाया, उन्होंने टीम में चांस देते रहे मुझे वो, ठीक है। लेकिन जो मैं अपनी तरफ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था परफॉर्मेंस, वो मैं नहीं कर सका। डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना ना होना, तो मुझे इस चीज़ को रिग्रेट नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा, जैसे जो मेरा टैलेंट था या जो मैं था उससे उससे और अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। लेकिन सर आपको पता है कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अब वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा उसमें कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो है ना, मैंने आप मुझसे सवाल किया तो मैं उसका जवाब दे, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने अपना गेम क्यों नहीं खेला। अगर खेलता तो शायद होता कि वो फिर वो कहता कि भाई हमने तुम्हें एक जॉब दी थी, तुमने वो नहीं की, तो हो सकता है इतने मैच भी नहीं, दूसरे मैच ही बाहर रहा था मैं, पास समझे ना मेरी आप। तो अभी जो चीज़ है ना, जो उस वक्त ये फेयर फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं था। अभी फेयर फैक्टर जो मैं आप कई जगह में इस्तेमाल करता हूँ, ये वर्ड लोग दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर लेंगे, फेयर फैक्टर जब तक आप एलिमिनेट नहीं करेंगे हमारे क्रिकेट से, क्रिकेट सुधरने वाली नहीं। अभी जैसे मैं T20 कुछ मैचेस देखा हूँ मैंने, तो उसमें ये देखा कि प्लेयर्स जो वो आउट होने से डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मसला ये हो गया कि वो उनको नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो खेल नहीं, डिपार्टमेंट तो बंद हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक बड़ा डिबैकल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो एक डिफरेंट पे है सर उस बात की। तो ये चीज़ें जो हैं, जो आपने मुझसे सवाल किया, वो ये था कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने अपना गेम खेला नहीं खेला, वो एक रीजन था जो मैंने बताया, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे खेलना चाहिए था, नहीं खेलना। अगर मैं खेलता तो शायद काम ही होता, नहीं होता तो फिर होता कि भाई इसने हमारी बात नहीं मानी, चलो भाई हमने जो रोल दिया है वो रोल नहीं। अगर आपकी पोजीशन में आजकल के दौर में कोई लड़के हो तो उनको क्या मशवरा देंगे? लेकिन उनको ये डर है ना कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, इवन इनकी बात मानते हुए, तो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि टीम बनाने वाले चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है क्विकली। आप देखिए सिंपल बात आपके सामने, इमामुल हक, किधर इमामुल हक, ठीक है, जब इंतजाम चीफ सेलेक्टर था, इमामुल हक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जानी थी, जब उसने परफॉर्म किया है, अब उसका बाप पूछ भी नहीं रहा उसको, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें क्रिएट करती हैं फेयर फैक्टर। अच्छा अब आसिफ भाई, मैं तो उससे कहता हूँ कि हम यकीन करें, मैंने उसको जब देखा है ना, ये नहीं कि मैं इंतजाम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं उसके भतीजे के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उसके पास जो टैलेंट है इमामुल हक के पास, ही वुड बी द नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन। कोई बात की इसकी बात ही नहीं कर रहा इस चीज की, जो मैंने उसको देखा, मैं कभी मिला उससे, ना मैंने मुझे टीवी पे नजर आता ना, जैसे आपकी खेल रहा बॉडी लैंग्वेज से बताते क्या, तो ही कैन बी नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन अगर उसको आप खिलाने का मौका दे तो। ओके चले। अच्छा आसिफ भाई, अभी मैंने देखा, हम मुश्ताक अहमद की मैंने शुरू में बात की थी, तो वो मैच शुरू होने से पहले ही घबरा रहे थे आपको फेस करने के लिए कि हमने आसिफ भी खेल रहे हैं, पता नहीं उन्होंने हमारे साथ क्या करना है। तो आपने वही किया जो मुश्ताक को डर था। आई थिंक स्कोर 185 या 165, वो मुल्तान में एक मैच था, आप कराची खेल रहे थे। तो बाद में आपने टिप्स भी दी। मुश्ताक आपसे पूछ रहा है ये कैसे खेलते आप ये लेफ्ट हैंड, ये बैट स्पिनर्स को, तो आपने कुछ टिप्स दी उधर। तो मैं चाहता हूं जो प्रोग्राम देखेंगे उनको भी बताएं कि स्पिनर को भी कैसे खेलते हैं। आपका अपने ग्रिप्स का भी बताया था चेंज, और
टॉप हैंडल का, तो फास्ट बॉलर स्पिनर जो आप बता सकते हैं हमारे देखने वालों को? देखिए, स्पिनर्स का क्या होता है कि वो जो होता क्या है कि आपको जब कोई बैट्समैन आपका चढ़ा तो आपको उसके दिमाग से खेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही मैंने मुश्ताक से बात की कि जैसे मैं उसको जब मुझे बॉल कर रहा है तो जो मैं उसको दिमाग में खेल रहा हूँ तो मैं आप मेरे दिमाग से खेलें कि मैं किस तरह खेल रहा हूँ। तो हर बैट्समैन का अलग होता है, क्योंकि आप ये देखेंगे वो कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेल रहा है, तो आपने उसको वहाँ फीड नहीं करनी। एक बेसिक चीज है, मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा। मैं एक जगह पे स्ट्रॉन्ग खेल रहा हूँ तो मुझे वहाँ फीड ही नहीं किया है ना बॉल को, मुझे वो शॉट दिया जाए जो मैं जहाँ पे उसने देखे। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि देखिए उस वक्त तो कोचिंग सिस्टम था नहीं, कप्तान या जो भी सीनियर प्लेयर थे वही प्लान बनाने थे, वही बताते थे क्या करना है, ठीक है, कप्तान ही बता देता। उस वक्त तो ये था कि शाबाश 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 पकड़ना, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। कोई ऐसा कोई नहीं था, आजकल तो इतने रिसोर्सेज आ गए कि एनालिसिस आ गया, आप सारा पकड़ लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो चेंजिंग आती है इसमें, कोई बिल्कुल आपको होना चाहिए ऐसा। तो वो जो बॉलिंग होती है उसमें क्या होता है, जब बहुत सारे जब स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, जैसे अगर हम खेल रहे हैं भागलपुर में खेल रहे हैं या मुल्तान की जो एमसीजी ग्राउंड था वहाँ खेल रहे थे हम, और जो दूसरी जगह पे जो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, पहले केरल किसी जमाने में बहुत ही मतलब स्पिनर्स के लिए पैराडाइज था। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टांस चेंज करना पड़ता है, आपको डिफरेंट चीजें चेंज करनी पड़ती है कि अच्छा उस वक्त ये हमें जरूरी एडवांटेज। आजकल अगर हम शायद आज खेल रहे होते तो हम तो लेग फोर ही होते रहते। लंबी उस वक्त कहते हैं कि लंबी टांग निकाल के पैर साथ खेलो तो कंपेयर आपको आउट नहीं होगा स्पिनिंग ट्रैक। अब तो डिफरेंट ही काम हो गया ना। सही है। इमरान खान ने कहा कि अब्दुल कादिर मरहूम अगर आज बॉलिंग कर रहे होते, जितनी लेग फोर की अपील है उनकी बॉलिंग पे होनी है, और मैंने नॉट आउट दिए तो उनकी तो 800-900 विकेट होती। सही कह रहे हैं। जो आजकल रूल बन गया लेग फोर का, इतनी लंबी टाइम में निकालो तो लेग फोर मिल जाता है। तो वो सब चीजें होती है कि आपने स्टांस चेंज करना होता है, आपको देखना पड़ता है कि वो कौन सी बॉल कर रहा है, किधर आपने खेलना है। सबसे बड़ी बात, आप मुश्किल में हो तो सबसे पहले आप एक रन निकाल के दूसरी पहुंच जाओ, ताकि वो जो बॉलर है वो फ्रस्ट्रेटेड हो, ये बॉल तो इतनी स्पिन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं विकेट नहीं ले पा रहा। तो बॉलर को जब फ्रस्ट्रेट करेंगे आप, तो बॉलर फिर नई चीज करेगा, वो नई चीज करेगा, वो आपको बॉल मिलेगी, आप चौका मारेंगे तो वो और करेगा। तो ये सारा गेम जो मेंटली है, इसमें स्किल तो आप सीख के आए हैं, बॉलर भी स्किल सीख के आए, बैट्समैन भी स्किलफुल है। अब काम आ गया है सारा जहन की लड़ाई का, कि आप लड़ते कैसे हैं आप एक दूसरे के जहन से। तो गेम ही जहन का सारा। तो अभी अगर हम जो स्किलफुल की बातें करते हैं, स्किल तो बहुत जरूरी होना है। आप तो जो प्लेयर खेलने हैं वो स्किल वाला ही है जो खेलने आया ना, बगैर स्किल वाला तो नहीं खेलने आया ना वो। तो अब जो सारी बातें जो इस लेवल पे आती है वो टैक्टिक्स की होती है कि आपने टैकल कैसे करना है, क्योंकि बॉलर गेन कर रहा है या बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहा है, तो उसको आपने कौन सी बॉल खिलानी है। जैसे हम बात कर चुके हैं, जावेद भाई ने इस तरह मुझसे एक ओवर कराया, वो उसको टैक्टिकली टैकल किया और हम कामयाब हुए। जरूरी है कि हर दफा कामयाब हो, लेकिन कोई ना कोई चीज शो होनी चाहिए, ठीक है। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर कौन सी गेंद कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, कौन सी लाइन पे कर रहा है भाई, ठीक है। अगर वो तुम्हें तंग कर रहा है तो एक रन लेके निकल जाओ सबसे पहले। जितनी देर आप विकेट पे रहोगे, जितनी ज्यादा वो बॉले करेगा, आप फास्ट बॉलर रहेगा, उसका आपको पता है। आप 6 ओवर के बाद आपको कहो कि आप मैं एक ओवर करना, 8 ओवर करना हो, तो आप मुश्किल होती है ना फास्ट बॉल, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, स्पिनर लंबे लंबे स्पेल कर सकता है, लेकिन अगर तंग करना तो उसको विकेट ही ना दो शुरू में। वो अगर इन स्विंग करेगा, थांग से भाग चौका मार। ये सारा गेम टैक्टिक्स का है, सारा गेम जहन का, कि आप बॉलर कितना पेशेंस है, बैट्समैन कितना पेशेंस है। वो पेशेंस खत्म हो गया तो वो इसकी वजह से बॉलर भी जल्दी विकेट ले लेता है, बैट्समैन भी रन बना लेता है। आप देखें कि जो सक्सेस रेट है वो कंसिस्टेंसी क्यों खत्म हो गई, इसलिए कि पेशेंस खत्म हो गया, ठीक है ना, जल्दी रन। सही आसिफ भाई। एक दफा वो क्या नाम, विराट कोहली को मैं सुन रहा था, उसने भी कोई ग्रिप की बताई कि वो एक कुछ शॉट ऐसे मारता था, तो उसने कहा कि मैं ग्रिप चेंज कर लेता हूँ। आपने भी बताया था कि स्पिनर को खेलने के लिए यू हैव योर टॉप हैंडल काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं जी। तो ये स्पिनर और फास्ट बॉलर ये टेक्निक चेंज करते रहते हैं अपनी ग्रिप को। हाँ नहीं, डेफिनेटली। जब मैं तो ग्रिप मेरी चेंज रहती थी जब मैं खेल रहा था, तो क्योंकि वो भी मुझे जहीर भाई ने बताई थी ग्रिप्स ना, तो उसको इस्तेमाल करते हो। मैंने पहले भाई आप कोई चीज बताते हैं तो उसको नेट्स में इस्तेमाल करते हैं ना, कि देखते हैं भाई काम मेरे लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि ग्रिप मेरे लिए काम करे, ठीक है ना। तो ये चीज भी होती है, बता दिया, अब मैं देख रहा हूँ मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं, मेरे काम क्या, मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपने अगर आप कोई बॉलर आपको पता यार आइए, तो जिसने मुझे जो है ना 2 बॉलें करनी है, तो बाउंसर करना है या यॉर्कर करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से खेलोगे, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि ये डेविन मैलकम था, ही इज अ वेरी क्विक बॉलर, इंग्लैंड का, मैंने उसको खेला इंग्लैंड सीरीज में। डेविन मैलकम वेरी क्विक बॉलर ना, ऑलमोस्ट ये मतलब काफी लंबी, बहुत ठीक ठाक पेस थी, लेकिन क्या था, गेंद स्विंग नहीं होता था। उस वक्त था 1 फॉर द ओवर, तो अभी भी 1 फॉर द ओवर, उसने पीछे मारना है या आगे करना है, और जो उसने पीछे मार दी तो मैं तैयार होता था, अब मैं उसने अब आगे गेंद करनी है।
वो आगे गेंद करता था, गेंद स्विंग उस पर रख के ड्राइव पड़ती थी, ठीक है। हमसे उसकी आगे की बॉल करना कहते कौन सी बॉल आगे करे, पीछे वो छोड़ते रहो। तो वही बात करें, अगर आप असल आप गेंद आप पीछे नहीं करते, आप गेंद करते थे आगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आगे के बैट्समैन के बॉलर खेलने की उसकी टेक्निक डिफरेंट है, उसका खड़े। अब एक बॉलर पीछे कर रहा है तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करूंगा ना, कि उसने आगे करनी नहीं है, सही है। तो मैं जहन पड़ रहा हूँ कि नहीं करना, ठीक है। चलिए। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोचिंग कर रहे हैं बैट्समैन के आप लिए। छोटी-छोटी स्विंग करते रहो तब ये डेंजरस बॉलर होते हैं, जो आगे से छोटी-छोटी करते हैं, डेंजरस बॉलर होते हैं खेलने वाले। पीछे आप मुझे बताएं, आप कितने बैट्समैन बॉलर जो है वो बाउंसर्स पे, बाउंसर इज ए टैक्टिक, कि बॉल टैक्टिक करके आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं। अब जब बैट्समैन डिस्टर्ब हो गया तो आप कामयाब हो गए, अब बैट्समैन डिस्टर्ब नहीं हो तो आप डिस्टर्ब हो गए। सही है, बिल्कुल। ये सारी गेम अगर आपको वो नहीं है कि बाउंसर्स की फिर आप कहो कि यार मेरे को बाउंसर पड़ने वाले, बहुत से बैट्समैन आते हैं कि बाउंसर घबरा देते हैं, ठीक है। आजकल जो T20 हो रही है, क्या इसको इट्स वेरी enjoyable as well। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, प्रेशर थोड़ा कम होता है, स्लॉग करे, मारे जिधर मर्जी मारे, कोई बात नहीं। डू यू मिस दिस क्रिकेट? नहीं, देखिए 20 क्रिकेट तो हम बहुत खेली है, हमने क्लब क्रिकेट, क्योंकि जो T20 वो तो हुई कराची से स्टार्ट ना, जो रमजानों से स्टार्ट हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल तो हमने किया, एंजॉयमेंट के लिए ठीक है ये बात, और ये हमें चाहिए क्योंकि ये लाइफ लाइन है इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट उसी में चलेगी, कोई भी स्पोर्ट्स वो चलेगा जब आपके पास फाइनेंस आएगा, और T20 आपको फाइनेंस लेके आती है। वरना तो अगर T20 अगर आप खत्म कर दें, हालांकि क्रिकेट नहीं, दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज की आपकी वो जो सप्लाई लाइन है ना पैसों की, वो आती रहे ताकि आपकी और चीजें चलती रहें। अगर आप T20 हटा देंगे तो फिर आपकी सारी जो दूसरी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो। लेकिन वो हमने लिया है क्योंकि अब कमर्शियल हो गया है, सारी चीजें आपको पता, सारी चीजें कमर्शियल हो गई हैं, तो कमर्शियल बेसिस पे ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसीलिए जब बहुत सारी टीमों ने अपनी टेस्ट टीम अलग बनाई हुई, T20 की अलग बनाई है, वनडे की अलग बनाई हुई है, ठीक है। अभी आप देखें ना, हमारे जो आजकल जो हीरोज हैं, जो बच्चे हीरो हैं, जो 2 छक्के मारता है वो हीरो होता है, ठीक है ना। अब इनको स्पोर्ट ही नहीं पता कि जो प्लेयर है, जो टीम को लेके चलता है, वो हीरो होता है, ठीक है। अब हमारे पास के वो हमारे हमारे जो आपके नया टैलेंट के बच्चे आते हैं, वो 4 ओवर के बॉलर को हीरो मानते हैं और 20 बॉलर खेलने वालों को बैट्समैन मानते हैं। ये हमारे इसमें कुछ वो नहीं, मैं कोई ब्लेम नहीं बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड आ गया कि भाई T20 में खेलते हैं तो आप अगर बैट्समैन को आगे उठाएं, T20 में ज्यादा स्कोर हो रहा है, टेस्ट मैचेस में कम हो रहा है। ये देखिए, स्टैंडर्ड बढ़ गया कि कम हो गया, आई डोंट नो। तो वो जो अभी T20 में एक अगर आप एवरेज बैट्समैन की बॉल्स फेस निकालें तो 25 से 30 बॉलें होंगी। तो हमारे जो बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं वो 25 से 30 बॉलों वाले बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं, और जो बच्चे जो फॉलो कर रहे हैं वो 4 ओवर जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो बॉल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जो बच्चे तो वो जो देख रहे हैं, जो पॉपुलर उसी को देखेंगे ना, वो तो उसी को फॉलो करेंगे। उनको क्या था कि वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट क्या है, ठीक है। तो वो चीजें तो रहेंगी, और ये इसमें कोई जो दूसरे बहुत सारे बात करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज का अपना अपना स्टाइल है, हर कोई T20 अलग है, वनडे अलग है, टेस्ट मैच अलग है, और जब जो टेस्ट मैचेस अच्छे होते हैं आपको देख कितना मजा आता है देखने का। बिल्कुल, बॉल टू बॉल टीवी के साथ हो जाते हैं हम। हाँ, पर T20 में होता है कि भाई चलो आपने 2-3 घंटे मैच खत्म होने का, तो आप देखना T10 भी इंटरनेशनल आ जाएगी, तो T20 में T10 भी आएगी इंटरनेशनल। और लगे कुछ सुपर ओवर, एक ही ओवर। अभी बताओ, यहाँ पे हमारे एक हैं USA में, ह्यूस्टन में, स्मार्ट चॉइस वाले सफी मोहम्मद हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अभी जो है ना पिछले 2 साल पहले या 1-2 बार के उन्होंने T20 के, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि 2 इनिंग्स कराए थे 10-10 ओवर के, एक नया ट्रेंड लेके आए थे, ये भी एक ट्रेंड आया था। अच्छा, हो चुका है टूर्नामेंट लगा कि 20 ओवर गेम है लेकिन 10-10 इनिंग्स की 2 इनिंग्स है, 10-10 ओवर। देखिए ये भी एक इनोवेशन है, यस क्रिकेट को एंटरटेन करने के लिए, तो ये चीजें जरूरी है, इसके बगैर तो फिर वो मसाला नहीं रहेगा ना क्रिकेट में। अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या जावेद भाई आपसे कोई आखिरी सवाल करना चाहते हैं तो? इस सवाल तो मेरा कोई नहीं है, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हमारी रही। आसिफ भाई जैसे व्हाट्सएप कह रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहें तो जरूर। देखिए बात यह है कि जो मैसेज में होना चाहिए कि अपनी मैं इसे कि आपने, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, कि आपने जो भी किसी भी लाइफ में, हम स्पोर्ट्स नहीं, आप किसी भी लाइफ में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ किसी जगह भी आपका जहाँ पे आपका प्लेसमेंट हुई है, आप जिस जगह भी मौजूद हैं, उस जगह पे अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम मेहनत करेंगे, ठीक है ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि कामयाबी अगर हो सकता है आपको उस जगह ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो वो कामयाबी है ना, वो किसी और तरीके से मिल सकता है, क्योंकि आपकी अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं देना। आप चाहते हो कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ या रन बना या प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे रन बने, नहीं, कोई बात हो सकता है वो चीज़ जो बेनिफिट
हैं, आपकी मेहनत का वो किसी लाइफ में किसी और तरीके से आपको अल्लाह ताला पे कर देगा, वो नहीं रखता अपने पास। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने मैसेज दिया है कि आपने जो मेहनत करेंगे, क्योंकि वो जाएगा नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको उसको अल्लाह ताला आपको सिला देता है अगर आप स्ट्रांग बिलीव रखें। तो ये बिल्कुल। मतलब जो मेहनत करते रहें और सच्चाई के साथ, बाकी जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बिल्कुल ज़बरदस्त मैसेज दिया है आपने आसिफ भाई आखिर में। वाक़ई जब तक आपकी डेडिकेशन ना हो, मेहनत ना हो, आप किसी भी यानी कि काम में आप कामयाब नहीं हो सकते। आसिफ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। माय प्लेजर ऑलवेज असद, शुक्रिया भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, यही था आज का क्रिकनेट और उम्मीद करता हूँ कि आसिफ मुश्तबा जो हैं उनकी बातें आपने सुनी और क्रिकेट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी ज़रूर छोड़िएगा। जी भट्ट साहब, आखिरी कोई वर्ड्स? जी बहुत जी देखने वालों से है, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया लाइक करें और शेयर करें, और इसमें अगर आपको कोई कमी नजर आती है हमें कमेंट करें ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके, और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं किसी बारे में उसको भी आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम एक्सपर्ट से उसका जवाब लेके आपको पहुंचाएं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।